क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जब महीने की शुरुआत में बैंक अकाउंट में एक बड़ा सा चेक क्रेडिट होता है या फिर कोई बहुत बहुत समय से पेंडिंग प्रमोशन अचानक मिल जाता है, तो वो जो खुशी होती है ना, वो सिर्फ कुछ घंटों या शायद एक दो दिन ही क्यों टिकती है? हाँ बिल्कुल। और ये बहुत आम बात है आज के समय में। राइट, मतलब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अगर बाहर से देखें तो सब कुछ बहुत शानदार लगता है। हर दिन लोग नए माइलस्टोन पार कर रहे हैं, गैजेट्स अपग्रेड हो रहे हैं, गाड़ियां बदल रही हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर गणित के हिसाब से देखें ना, तो बैलेंस शीट एकदम पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी एक बहुत अजीब सा विरोधाभास है इसमें। वो कैसे? जैसे ही हम इंसान की अपनी अंदरूनी खुशी, उसकी शांति और संतुष्टि की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो सारा लॉजिक फेल हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे हमारा इमोशनल कैलकुलेटर ही खराब हो गया हो। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज के हमारे नोट्स और रिसर्च दयालुता की खामोश मुद्रा यानी द साइलेंट करेंसी ऑफ काइंडनेस पर आधारित है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के किया गया एक बहुत ही छोटा सा काम, एक ऐसा काम जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे, हमारी जिंदगी को अंदर से पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, ये एक बेहद प्रासंगिक विषय है, खासकर आज के इस तेज रफ्तार वाले समय में। अगर हम आधुनिक जीवन की कड़वी सच्चाई को देखें तो हर कोई एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन चुका है। एक अंधी दौड़। राइट। लोग अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं, मतलब अपने ईएमआई और अपने अगले बड़े लक्ष्य में इतना अधिक व्यस्त हो गए हैं कि रुककर सांस लेने का या अपने आसपास देखने का भी समय नहीं है। बिल्कुल समय नहीं है। और इस अंधी दौड़ का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, और इसी पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं समाज धीरे धीरे असंवेदनशील होता जा रहा है। लोग अपने आसपास के माहौल से कट गए हैं। बिल्कुल कट गए हैं। आज के हमारे रिसर्च नोट्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि आज के समय में भले ही भौतिक सुख सुविधाएं चरम पर हों, लेकिन वास्तविक खुशी कम हो रही है और संतुष्टि का जो स्तर है वो लगभग शून्य की तरफ जा रहा है। हम बस उस अगली बड़ी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि बस ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। और यही वो जगह है जहाँ वो खामोश मुद्रा काम आती है। मतलब हम अक्सर खुशी को बाहरी उपलब्धियों में खोजते हैं, लेकिन मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के जो डेटा हमने जांचे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग दिशा दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, सच्ची संतुष्टि अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहाँ हम उसे ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते। इसी बात को समझने के लिए हमारे आज के अध्ययन में एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है, एक वास्तविक कहानी जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से दर्शाती है। हाँ, वो लड़के वाली कहानी। बिल्कुल। कहानी एक ऐसे युवा की है जो एक टिपिकल मॉडर्न लाइफ जी रहा था। कड़ी मेहनत करना, रोज काम पर जाना, अच्छे पैसे कमाना। देखा जाए तो समाज की नजरों में वो एक पूरी तरह से सफल इंसान था। उसकी प्रोफाइल एकदम परफेक्ट थी, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर से एक गहरा और अजीब सा खालीपन महसूस करता था। राइट। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नया गैजेट या कोई महंगी हॉलिडे ट्रिप नहीं भर पा रही थी। देखिए, ये एक ऐसा खालीपन है जिससे आज की पीढ़ी बहुत करीब से जानती है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अक्सर सक्सेस एम्प्टीनेस या सफलता का खालीपन कहा जाता है। सक्सेस एम्प्टीनेस। हाँ, मतलब जब सारे बॉक्स टिक हो जाते ना, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, तब अचानक ये सवाल सामने आता है कि क्या बस इतना ही है? सब कुछ सही होने के बावजूद पूर्णता महसूस नहीं होती। हाँ, मुझे ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे कोई इंसान ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कल्पना कीजिए कि मशीन फुल स्पीड पर है, पसीना बह रहा है, सांसें फूल रही हैं, मॉनिटर पर दिख रहा है कि हजारों कैलोरी चल गई हैं, लेकिन जब मशीन रुकती है, जब मशीन रुकती है और इंसान नीचे उतरकर देखता है, तो असल में वो वहीं का वहीं खड़ा होता है, वो पहुंचा कहीं नहीं। आधुनिक जीवन की सफलता भी कुछ ऐसी ही ट्रेडमिल बन गई है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब ट्रेडमिल की दौड़ हमें थका तो देती है, हमें ये भ्रम भी देती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई मंजिल नहीं मिलती। बिल्कुल। तो फिर उस लड़के की कहानी में आगे क्या हुआ? एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसका नजरिया पूरी तरह बदल देता है। और मजे की बात यह है कि यह कोई बहुत बड़ी जीवन बदलने वाली घटना नहीं थी। वो बस सड़क से गुजर रहा था और उसने एक बुजुर्ग इंसान की थोड़ी सी मदद की। शायद उन्हें सड़क पार कराई या उनका कोई गिरा हुआ सामान उठाकर दे दिया।
बस एक बहुत ही मामूली सा काम। लेकिन उस मामूली से काम का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव था ना, वो बहुत विशाल था। वही तो सबसे दिलचस्प बात है। उस दिन उस लड़के को जो भावना महसूस हुई, जो एक अजीब सी शांति मिली, वो उसकी किसी भी व्यावसायिक उपलब्धि, किसी भी बोनस चेक या प्रमोशन से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। उसे एक घटना ने उसके अंदर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उसने एक फैसला ले लिया कि वो अब से हर दिन कम से कम एक अच्छा काम, एक निस्वार्थ काम जरूर करेगा। ये कहानी हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपनी सफलता को अपने काम और अपने बैंक बैलेंस से मापते हैं, लेकिन यहाँ एक इंसान है जिसे वो गहरी संतुष्टि एक अजनबी की मदद करके मिल रही है, जो उसे अपनी पूरी नौकरी से नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल। तो यहाँ मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, एक अजनबी की सड़क पर मदद करना बैंक अकाउंट में आने वाले किसी बड़े बोनस चेक से ज्यादा गहरी संतुष्टि कैसे दे सकता है? हमारी इन तथाकथित बड़ी उपलब्धियों और हमारी अंदरूनी खुशी के बीच ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्यों आ गया है? मतलब हम पैसे को खुशी से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब उस विज्ञान में छिपा है जो हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। लड़के की कहानी में जो हुआ वो केवल एक भावुक किताबी या फिल्मी पल नहीं था। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी काम कर रही है। सबसे पहले तो हमें उस डिस्कनेक्ट को समझना होगा जिसका आपने जिक्र किया, जो पैसे और खुशी के बीच है। राइट। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। ये हेडोनिक एडेप्टेशन क्या है? क्या ये वही है जब नई चीजों का चार्म खत्म हो जाता है? बिल्कुल वही। मतलब इंसानी दिमाग की वायरिंग कुछ इस तरह से हुई है कि वो किसी भी नई स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके बहुत जल्दी अभ्यस्त हो जाता है। आदत पड़ जाती है। हाँ, जैसे जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो पहले हफ्ते वो बहुत खुश होता है, दिमाग उसे एक रिवॉर्ड देता है, लेकिन एक महीने बाद वो गाड़ी सिर्फ काम पर जाने का एक साधन बन जाती है। एग्जैक्टली। खुशी का स्तर वापस वहीं आ जाता है जहाँ गाड़ी खरीदने से पहले था। यानी हमारी खुशी का जो बेस लाइन है ना, वो बदल जाता है। हम लेने की मानसिकता में फंस जाते हैं जहाँ हर नई चीज कुछ पल की खुशी देती है और फिर फीकी पड़ जाती है। हाँ, वो नई कार की महक जब चली जाती है तो वो बस एक और मशीन बनकर रह जाती है। फिर चाहे वो नया आईफोन हो या नया पदनाम, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। एकदम सही। लेकिन जब बात देने की मानसिकता की आती है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी और के लिए कुछ करता है, तो दिमाग एक बिल्कुल अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, तो वहाँ हेडोनिक एडेप्टेशन नहीं होता? नहीं, यहाँ हेडोनिक एडेप्टेशन उस तरह से काम नहीं करता। रिसर्च स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सच्ची और स्थायी खुशी लेने से नहीं बल्कि देने से आती है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब ये सिर्फ एक खोखला मोटिवेशनल कोट तो नहीं है जिसे लोग बस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं? इसके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? ये सीधा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। न्यूरोट्रांसमीटर्स? हाँ, जब कोई किसी की मदद करता है तो दिमाग एक साथ कई रसायनों का एक कॉकटेल रिलीज करता है। सबसे पहले आता है डोपामाइन। ओके। ये वही हार्मोन है जो हमें तब मिलता है जब हम अपना मनपसंद खाना खाते हैं या कोई इनाम जीतते हैं। ये हमें एक रिवॉर्ड का एहसास कराता है। अरे वाह! तो मतलब दूसरों की मदद करने पर दिमाग हमें खुद ही इनाम दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हेल्पर्स हाई कहा जाता है। ये एक शारीरिक अनुभूति है। हेल्पर्स हाई, क्या बात है। हाँ, और इसके साथ ही रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये वही हार्मोन है जो एक माँ और बच्चे के बीच का बंधन बनाता है। जब कोई किसी अजनबी की मदद करता है तो ऑक्सीटोसिन उसे उस अजनबी से एक मानवीय स्तर पर जोड़ देता है। ये अकेलापन दूर करता है। और अंत में सेरोटोनिन, जो हमारे मूड को स्थिर करता है और हमें शांति का एहसास कराता है। तो डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, राइट, इन तीनों का जो संयोजन है ना जी, वो इंसान को एक ऐसा सुकून देता है जो कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए। अगर हम इस पूरे विज्ञान को देखें तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा करता है। चलिए इसे थोड़ा चुनौती देते हैं। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर विज्ञान हमें ये बता रहा है कि दूसरों की मदद करने से हमें डोपामाइन का एक तगड़ा हिट मिलेगा, ऑक्सीटोसिन का फ्लो होगा, हमें हेल्पर्स हाई मिलेगा और हमारी अपनी मानसिक शांति बढ़ेगी, तो क्या ये काम सच में निस्वार्थ रह जाता है? मतलब सोचिए ना, अगर अवचेतन मन को पता है कि किसी की मदद करने से
असल में मुझे ही बायोलॉजिकल फायदा होने वाला है, तो क्या हम छिपे हुए स्वार्थ के लिए दयालु नहीं बन रहे? क्या हम सब अंततः अपने ही फायदे के लिए उस हार्मोनल बूस्ट के लिए ये सब नहीं कर रहे? ये एक बहुत ही शानदार और गहरा दार्शनिक सवाल है। मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के डिबेट्स में इसे सेल्फिश एल्ट्रुइज्म या स्वार्थी परोपकार कहा जाता है। सेल्फिश एल्ट्रुइज्म? हाँ, लेकिन इसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से देखना होगा। इसका उत्तर बहुत ही तार्किक है। प्रकृति ने हमें इसी तरह से इवॉल्व या विकसित किया है। मतलब प्रकृति ने हमें स्वार्थी बनाया है? नहीं, बल्कि प्रकृति ने हमारे व्यक्तिगत फायदे को समाज के फायदे के साथ बड़ी ही चतुराई से जोड़ दिया है। अच्छा। जरा आदि मानव के समय की कल्पना कीजिए। इंसानों का विकास एक सामाजिक प्राणी के रूप में हुआ है। जब हम छोटे छोटे कबीलों में रहते थे तो सर्वाइवल यानी जिंदा बचना सबसे बड़ी चुनौती थी। राइट, रोज की जंग थी। बिल्कुल। अगर उस समय लोग अपना खाना साझा नहीं करते, एक दूसरे की चोटों का इलाज नहीं करते या एक दूसरे की मदद नहीं करते, तो हमारी प्रजाति सर्वाइव ही नहीं कर पाती। हम जानवरों का शिकार हो जाते। दूसरों का भला करें। जब हम कबीले के किसी कमजोर सदस्य की मदद करें तो हमारे दिमाग में वो फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो, ताकि हम उस काम को बार बार करें। प्रकृति हमें दूसरों की मदद करने के लिए एक तरह से रिश्वत दे रही है। ओह, तो ये डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन प्रकृति की रिश्वत है। क्या बात है, ये तो गजब का नजरिया है। आप इसे प्रकृति की रिश्वत कह सकते हैं। इसलिए नियत चाहे जो भी हो, ये बहस करना कि काम 100% निस्वार्थ है या उसमें थोड़ा स्वार्थ छिपा है, उतना मायने नहीं रखता। सही बात है। मायने ये रखता है कि देने की ये प्रक्रिया अंततः समाज और व्यक्ति दोनों का फायदा करती है। अगर किसी के स्वार्थी डोपामाइन हिट की चाहत की वजह से किसी भूखे को खाना मिल रहा है, किसी गिरते हुए इंसान को सहारा मिल रहा है या किसी निराश इंसान को उम्मीद मिल रही है, तो वो परिणाम अपने आप में शुद्ध है। बिल्कुल, और समाज के लिए फायदेमंद है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। यानी हमें इस बात पर अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मदद करने के बाद हमें अच्छा क्यों लग रहा है। वो अच्छा लगना ही प्रकृति का डिजाइन है। एकदम सही। और डेटा ये भी रेखांकित करता है कि जब ये कार्य एक आदत बन जाता है, जब इसे रोज किया जाता है, तो इंसान का पूरा नजरिया ही बदलने लगता है। उसका फोकस अपनी कमियों और समस्याओं से हटकर इस बात पर चला जाता है कि वो दुनिया में क्या योगदान दे सकता है। तो ये हमें इस चर्चा के सबसे व्यावहारिक हिस्से की ओर ले जाता है। विज्ञान, हार्मोन और इवोल्यूशन को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस बायोलॉजिकल हैक को, इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू करें। राइट। मतलब हर किसी के पास तो इतना पैसा या समय नहीं होता कि वो बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स करे या अनाथालयों में दान दे सके। हाँ, पैसे देना। जबकि रिसर्च और केस स्टडीज इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि कुछ बहुत बड़ा या असाधारण करने की जरूरत नहीं है। ये रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही छोटी, कभी-कभी अदृश्य लगने वाली चीजों से शुरू होता है। ये सब नियत और इरादे का खेल है। तो अगर हम इसके व्यावहारिक तरीकों पर बात करें तो हमारे नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक बहुत ही साधारण सी चीज है किसी को एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट देना, यानी असली तारीफ करना। यहाँ सच्चा शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किसी के कपड़ों, जूतों या लुक्स की तारीफ करने तक सीमित नहीं है। वो तो सतही बातें होते हैं। सुपरफिशियल हो गया। राइट। जब कोई किसी के काम की, उनके विचारों की या उनके किसी छोटे से प्रयास की ईमानदारी से तारीफ करता है, तो वो असल में उन्हें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा दे रहा होता है। बिल्कुल। जैसे वर्कप्लेस पर किसी जूनियर से ये कहना कि कल मीटिंग में तुमने जिस तरह से उस समस्या को संभाला वो काबिले तारीफ था। एग्जैक्टली। आज के समय में जहां सब लोग बस सोशल मीडिया पर वैलिडेशन के भूखे हैं और अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, एक सच्ची और आमने सामने की तारीफ किसी का पूरा दिन या शायद हफ्ता बना सकती है। और फिर वही ऑक्सीटोसिन लूप काम करता है। बिल्कुल करता है। इसके अलावा मदद करने का एक और तरीका है जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। हम अक्सर अजनबियों की मदद करने या दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए तो बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। आप परिवार और माता पिता की बात कर रही है ना? हाँ,
हम बाहर की दुनिया में बहुत दयालु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही घर में उन लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्होंने हमारे लिए सबसे ज्यादा त्याग किया है। ये तो बहुत सच है। उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये भी दयालुता का एक बहुत बड़ा काम है। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई से छू गई। मुझे लगता है कि माता पिता के साथ सिर्फ एक कमरे में बैठकर अपना फोन चलाना और बीच बीच में हूं हाँ करना, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी पुरानी कहानियां सुनना, भले वो 10 बार सुनी हो, उनसे उनके दिन के बारे में पूछना या बस उनके साथ चाय पीना, ये उनके अकेलेपन को दूर करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और इसके साथ ही एक और पहलू है, दूसरों को मोटिवेट करना या प्रेरणा देना। बिल्कुल। आज की दुनिया में निराशा बहुत आसानी से मिल जाती है। हाँ, बहुत स्ट्रेस है। लोग अपने संघर्षों को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में अगर कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है और बिना जज किए बस उसका हौसला बढ़ाया जाए तो उसे एक तरह की मानसिक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का भी जिक्र आता है, मतलब बिना किसी योजना के अचानक से किया गया कोई अच्छा काम। जैसे किसी पीछे आने वाले के लिए दरवाजा खुला रखना, लिफ्ट रोक लेना या किसी रेस्टोरेंट में वेटर को सिर्फ टिप ही नहीं बल्कि एक अच्छी स्माइल के साथ शुक्रिया कहना। इन सभी तरीकों में एक ही बात कॉमन है, काम का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस काम के पीछे की नीयत बड़ी होनी चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, रोज एक छोटा सा काम करना, ये मुझे इमोशनल कंपाउंडिंग की तरह लगता है। इमोशनल कंपाउंडिंग, ये दिलचस्प शब्द है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, ये बिल्कुल एक छोटे से म्यूचुअल फंड निवेश की तरह है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं ना, हर महीने एक छोटी सी रकम डालते हैं। हाँ। शुरुआत के 6 महीने या 1 साल में वो बहुत बहुत मामूली रकम लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। लेकिन समय के साथ उस पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है और 10-15 साल बाद वो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है जो आर्थिक सुरक्षा तय करता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। दयालुता भी बिल्कुल वैसी है। रोज का एक छोटा सा निस्वार्थ काम, किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी की सच्ची तारीफ करना या परिवार के साथ 10 मिनट बिताना, ये हमारा रोज का इमोशनल SIP है। वाओ, इमोशनल SIP। एक दिन में शायद कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, लेकिन हर दिन का ये छोटा निवेश समय के साथ जुड़कर दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल देता है। ये जीवन के उद्देश्य और मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा रिटर्न देता है। और यही वो रिटर्न है जो इंसान के उस खालीपन को भरने में मदद करता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में उस लड़के की कहानी में की थी। बिल्कुल। ये रोज की आदत न केवल हेल्पर्स हाई के जरिए तुरंत खुशी लाती है, बल्कि लंबे समय में जीवन को एक अर्थ, एक पर्पस देती है। जब लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी ही दुनिया में सिमटे रहते हैं, तो उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है। हर छोटी समस्या बहुत बड़ी लगती है। राइट। लेकिन जब वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वो एक बड़े कैनवस का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी अपनी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि इंसान इस दुनिया में सिर्फ ऑक्सीजन खींचने, संसाधन जमा करने और अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने नहीं आया है। जिंदगी सिर्फ लेने के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। प्रकृति का पूरा नियम ही संतुलन पर टिका है। जितना हम लेते हैं, उतना ही कुछ वापस देना भी जरूरी है, ताकि वो चक्र चलता रहे। रोज किया गया एक अच्छा काम न केवल न्यूरोलॉजिकल स्तर पर स्वस्थ रखता है, बल्कि यह एक अर्थपूर्ण जीवन की नींव रखता है। ये सच में एक ऐसी खामोश मुद्रा है जो कभी मंदी का शिकार नहीं होती। यह एक ऐसा निवेश है जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। सच में। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन सभी अध्ययन सामग्रियों और मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर विचार करते हुए मेरे मन में एक नया विचार आ रहा है। एक ऐसा विचार जो इस पूरी बातचीत को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अरे, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। हमने अब तक इस बात पर बहुत जोर दिया कि सच्ची खुशी देने में है। विज्ञान भी यही कहता है कि डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन देने वाले को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर सच्ची खुशी और मानसिक शांति केवल देने में है, तो इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के लिए किसी ना किसी को तो लेने वाला बनना ही पड़ेगा, है ना? बिना प्राप्तकर्ता के दाता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओह, ये तो एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों का भी आभारी होना चाहिए जो हमारी मदद को स्वीकार करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का हर इंसान सिर्फ देने वाला बन जाए, अगर हर कोई सिर्फ मदद करने के लिए ही आतुर हो और कोई मदद लेने वाला, कोई कमजोर इंसान बचे ही नहीं, तो क्या होगा? हम वो हेल्पर्स हाई कैसे महसूस करेंगे?
हमारा वो ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का फ्लो कैसे होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत पैराडॉक्स है। ये हमें ये सिखाता है कि हमेशा मजबूत बने रहना या मदद लेने से इनकार करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसलिए शायद जीवन में किसी की मदद, किसी के प्यार, किसी की सच्ची तारीफ या किसी के समय को बिना किसी ईगो के, बिना किसी आत्म अभिमान के पूरे ग्रेस के साथ स्वीकार कर लेना भी अपने आप में दयालुता का एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल है। जब कोई अपनी मदद करने देता है तो वो असल में सामने वाले को खुशी महसूस करने का, उसे वो प्रकृति की रिश्वत पाने का एक मौका दे रहा होता है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। ग्रेसफुली रिसीव करना भी दूसरों को खुशी देने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये उस दयालुता के चक्र को पूरा करता है। तो अगली बार जब कोई मदद करना चाहे, गाड़ी का दरवाजा खोले या कोई सच्ची तारीफ करे, तो उसे झिझक के साथ या शक की निगाह से ठुकराने के बजाय मुस्कुराकर स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। कौन जाने उस छोटे से धन्यवाद से किसी और के दिन का वो एक अच्छा काम पूरा हो जाए और उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा के बाद हर कोई अपने साथ लेकर जाए। इस विषय की गहराई को मापने और इसके विज्ञान को इतनी सरलता से समझने में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।